नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 22 और ये जिस चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे लक्ष्मीकांत को जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि ख़त्म हो जाए आपके प्रीलिम्स के डेट से पहले क्या मैं मार्च के अंत तक ही आपका पूरा एम लक्ष्मीकांत खत्म कर दूंगा, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका प्रीलिम्स का डेट तो दोस्तों नज़दीक आते जा रहा है। आप अपने आप को हारने मत दीजिएगा, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आपको बचा सकती है, आपको सिलेक्शन दिला सकती है आपके एग्ज़ाम में, और वो है आपका काम, आपका हार्ड वर्क। जो आप दिनों रात एक करके जो आप पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, वो रंग जरूर लाएगी। आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं, आप अपने आप को आप अपने लिए ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका वो जो ईमानदारी है आपके प्रति, वो आपको ज़रूर एक दिन आपको सफलता दिलाएगी। और एक दिन क्या, अगर आप अभी भी समय है, अभी भी 80 दिन से ऊपर समय है, तो दोस्तों 80 दिन बहुत होते हैं। अगर आप ढंग से चीज़ों को पढ़ते हुए, एनालाइज करते हुए, जो डिजायर आईएएस के नोट्स हैं उनको पढ़ते हुए चलेंगे, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि हो सकता है आपका भी इस साल जब प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा, जो मेंस लिखने के लिए जो लड़के जो क्वालिफाई होंगे, उसमें आपका भी नाम जरूर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आज का लेक्चर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि देखिए आपका समय काफ़ी ज़्यादा कीमती है, अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पार्लियामेंट है हमारा, वो क्या है? एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। किसका? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन है? पार्लियामेंट। और हाँ दोस्तों, एक और बात, हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप उसको भी ध्यान रखते हुए, अगर आपका समय कम होगा तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा लीजिए, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट और चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर है। ये लक्ष्मीकांत बुक में टोटल 40 पेजेस का चैप्टर है ये। तो अगर मुझे मार्च के पहले पहले ख़त्म करना है, तो मुझे लंबे लंबे लेक्चर दोस्तों लेना ही पड़ेगा। आप भी समझ सकते हैं बात। तो देखिए, वही कह रहा था मैं कि जो पार्लियामेंट हमारा लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन मतलब वो बॉडी जो कि लॉ बनाती है, ठीक है। लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्लियामेंट, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से उठाया है? ब्रिटेन से उठाया है। इसको क्या बोला जाता है? वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। अब वेस्टमिंस्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, जिस जगह पे सिचुएटेड है, उस जगह का नाम क्या है? वेस्टमिंस्टर नाम है। अब देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल नंबर 122 तक, जो हमारा पार्ट 5 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है किससे? ऑर्गेनाइजेशन से, कंपोजिशन से, ड्यूरेशन से, ऑफिसर्स, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर, और भी कई सारी चीज़ों से। मतलब हमारे पार्लियामेंट से डील करता है। कौन सा? पार्ट 5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 79 से लेके 122 तक। अब दोस्तों, अब देखिए, हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट में कौन कौन लोग आते हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है, इसमें इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? एक तो हमारा प्रेसिडेंट। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग भूल जाते हैं, प्रेसिडेंट को काउंट नहीं करते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन पार्लियामेंट का ही पार्ट है प्रेसिडेंट। तो कौन कौन है? एक प्रेसिडेंट, दूसरा कौन है? काउंसिल ऑफ स्टेट, और तीसरा हाउस ऑफ द पीपुल। अब देखिए, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? राज्यसभा, ठीक दोस्तों। और इनका नाम हिंदी में कब रखा गया? 1954 में अडॉप्ट किया गया था, ठीक है दोस्तों। जो भी हाउस ऑफ द पीपुल का जो नाम है लोकसभा, इसको कब अडॉप्ट किया गया? 1954 में इनके हिंदी नाम को अडॉप्ट किया गया। तो दोस्तों देखिए, जो राज्यसभा, इसको अपर हाउस या फिर सेकेंड चैम्बर ऑफ हाउस, सेकेंड चैम्बर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ एल्डर्स। और जो लोकसभा, इसको बोलते हैं लोअर हाउस, या फिर बोलते हैं फर्स्ट चैम्बर, या पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो राज्यसभा, जो फॉर्मर, मतलब ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो भी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं, जो भी यूनियन टेरिटरी हैं, उनको रिप्रेजेंट कौन करता है? राज्यसभा। और जो पूरा जो देश है, जो पूरे देश के जो लोग हैं, जो पीपुल हैं, जो सिटीजन है हमारे, जो नागरिक हैं हमारे देश के, उनको रिप्रेजेंट कौन करता है? उनको रिप्रेजेंट करता है लोकसभा, ठीक है दोस्तों। ये बात क्लियर रखिएगा। अब देखिए, जो हमारा प्रेसिडेंट है, हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, वो किसी भी हाउस, ना ही राज्यसभा का, ना ही लोकसभा का, किसी का भी मेंबर नहीं है, ना ही वो पार्लियामेंट के किसी भी मीटिंग को अटेंड करता है, और ना ही वो हमारे पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन मान लीजिए, जो भी बिल पास किया जाता है, चाहे वो लोकसभा से हो, चाहे वो राज्यसभा से हो, बिना प्रेसिडेंट के, बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के, बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के, वो बिल पास नहीं हो पाता है, ठीक है।
और भी वो पार्लियामेंट के कई ढेर सारे प्रोसीडिंग मतलब कई ढेर सारे काम करता है, जैसे कि समन करना, अगर सेशन को बुलावा भेजना है तो समन करेगा, हाउस को प्रोरोग करेगा। प्रोरोग मतलब कि सेशन को खत्म करना, पार्लियामेंट के सेशन को खत्म करना, दोनों ही हाउस, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। साथ ही साथ लोकसभा को अगर डिजॉल्व करना हो, ठीक है, और दोनों ही हाउस को एड्रेस करता है। जिस समय मान लीजिए साल का पहला सेशन आता है या फिर जो नई नई गवर्नमेंट जो आती है उसका जो पहला सेशन रहता है उसको भी एड्रेस करता है। ऑर्डिनेंस इशू करता है, ठीक है। कब ऑर्डिनेंस इशू करता है? जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता है। तो देखिए अब आगे बात करते हैं कि क्यों प्रेसिडेंट को हमने पार्लियामेंट का भाग माना है। जैसे कि पार्लियामेंट के 3 भाग हुए ना, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे, जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने ब्रिटेन के पैटर्न को अपनाया है, ना कि अमेरिका के पैटर्न को नहीं अपनाया। किसको अपनाया? ब्रिटेन के पैटर्न को। अब ब्रिटेन में क्या होता है, जो पार्लियामेंट रहती है वहां की, उसके अंदर कौन कौन आता है? क्राउन मतलब जो भी वहां के राजा या रानी रहेंगे ब्रिटेन की वो, प्लस हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे कि हमारे राज्यसभा होता है, अपर हाउस होता है, उसी तरीके से वहां क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसके बाद देखिए जिस तरीके से हमारे यहाँ पे लोकसभा होता है उसी तरीके से ब्रिटेन में क्या रहता है? हाउस ऑफ कॉमन्स, लोअर हाउस। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ भी सेम टू सेम इसी तरीके से रहता है। बस यही है, जो क्राउन है, क्राउन की जगह पे हमारे यहाँ कौन रहता है? प्रेसिडेंट रहता है। अगर वहीं बात करूँ मैं यूएसए में, तो वहाँ का जो लेजिस्लेचर जो रहता है, जो पार्लियामेंट जो रहता है, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और जो अपर हाउस रहता है, जो राज्यसभा रहता है यूएसए का, उसको किस नाम से जाना जाता है? सीनेट के नाम से जाना जाता है। और जो लोकसभा रहता है, जो लोअर हाउस रहता है अमेरिका का, उसको जाना जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से। ठीक दोस्तों, अब देखिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या है? उसमें जो लेजिस्लेटिव है और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। इसलिए हमारा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हमारा क्या है? पार्लियामेंट का ही पार्ट है, जिस तरीके से क्राउन जो है ब्रिटेन में पार्लियामेंट का पार्ट है। ठीक दोस्तों, वहीं बात करें तो हमारे यहाँ कौन सी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि यूएसए में चलती है, वहाँ पे सेपरेशन रहता है। मतलब ना ही लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, दोनों का ही पावर सेपरेट किया जाता है। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के कामों में अड़ंगा नहीं लगा सकती हैं। इसलिए जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट रहता है उसको हम, जो कांग्रेस है वहाँ का जो पार्लियामेंट जो है, अमेरिका के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। इसलिए जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ के पार्लियामेंट का पार्ट नहीं माना जाता है, वहाँ के कांग्रेस का पार्ट नहीं माना जाता है। अब दोस्तों चलिए अब देखेंगे कि कंपोजिशन किस तरीके से होता है। हाउस, दोनों ही हाउस, जो हमारा राज्यसभा और जो लोकसभा है, उसमें कितने मेंबर होते हैं, किस तरीके से कौन नॉमिनेट, कितने मेंबर नॉमिनेटेड रहते हैं, कितने मेंबर इलेक्टेड रहते हैं, कौन कौन और किस राज्य से कितने लोग आएंगे, किस तरीके से उनका इलेक्शन होता है। इन सभी चीज़ों को दोस्तों अब हम देखेंगे, समझेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों देखिए जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, मतलब राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 250, 250। और जिसमें से जो 238 हैं वो क्या रहते हैं? वो इलेक्टेड, मतलब उनको इलेक्ट किया जाता है। कहाँ से? जो भी स्टेट है और जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से इनको इलेक्ट किया जाता है। वो भी जो इनका इलेक्शन होगा वो कैसा रहता है? इनडायरेक्टली होता है। मतलब जो सिटीजन है, जो नागरिक हैं, वो लोग वोट नहीं डालते हैं। अब किस तरीके से इलेक्शन होता है इसको अभी हम आगे समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, और 250 में से 238 होते हैं इलेक्टेड, और 12 मेंबर जो होते हैं, 12 मेंबर क्या होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर हैं। मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा इनका नॉमिनेशन किया जाता है, इनको नॉमिनेट किया जाता है। अब अभी मतलब प्रेजेंट टाइम की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर हैं, जिसमें से 229 मेंबर क्या हैं? स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। 4 मेंबर यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। और 12 मेंबर जो है नॉमिनेटेड मेंबर हैं। अब देखिए ये बात याद रखिएगा, जो 4th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का जो 4था अनुसूची है, वो किससे डील करता है? कि हम किस तरीके से किस स्टेट को, किस यूनियन टेरिटरी को कितने सीट जो है वहाँ से राज्यसभा के लिए एलोकेट किए जाएंगे, कितने सीट वहाँ के लोगों को राज्यसभा के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि जो 4था शेड्यूल है किसके लिए? राज्यसभा के लिए। क्या कि एलोकेशन ऑफ सीट किस तरीके से होगा राज्यसभा में। अब देखिए जो सबसे पहली बात है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। तो जो राज्यसभा होता है वो क्या करता है? स्टेट, जो भी हमारे राज्य हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में जाते हैं। और जो
राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, जो राज्यसभा के एमपी होते हैं, उनका इलेक्शन कौन करता है? जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, जो एमएलए जो होते हैं, वो लोग इनको इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर को। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो आम नागरिक है वो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब जब इनका इलेक्शन जो होता है किस तरीके से होता है? जिस तरीके से राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसी तरीके से इनका भी इलेक्शन होता है। कौन सा सिस्टम है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब इसमें क्या किया जाता है, जितने कैंडिडेट, मान लीजिए 3 कैंडिडेट है, तीनों को वोट दिया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी निर्धारित कर दी जाती है, पहले किसको चुनेंगे, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन। इस तरीके से इनका इलेक्शन होता है जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं। अब देखिए, आपको अगर ये समझना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसको मैंने अपने प्रेसिडेंट के लेक्चर में बता रखा, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं, जो भी सीट अलॉट की जाती है स्टेट को राज्यसभा में, वो किसके बेसिस पे होती है कि उस स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ही ज़्यादा उस स्टेट का जो है राज्यसभा में सीट रहेगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जो तो देखिए सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि हर स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब कहीं के ज़्यादा रहेंगे, कहीं के कम। जैसे एग्जाम्पल तौर पे जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ से कितने राज्यसभा के लिए एमपी चुने जाते हैं? 31 एमपी राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। और त्रिपुरा से कितने चुने जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर चुना जाता है। और उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर, देख रहे हैं आप। अब देखिए, जो यूएसए है, वहाँ टोटल स्टेट कितने हैं? 50 स्टेट है। और टोटल सीनेट के मेंबर, जो अपर हाउस है, जो वहाँ का जो राज्यसभा है, सीनेट वहाँ के राज्यसभा को बोला जाता है, उसमें कितने मेंबर होते हैं? 100 मेंबर। तो हर एक स्टेट से, भले ही उनका पॉपुलेशन ज़्यादा हो, कम हो, वो स्टेट बड़ा हो, छोटा हो, हर एक स्टेट में से 2-2 मेंबर चुने जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं, हम लोग पॉपुलेशन के बेसिस पे स्टेट से कितने मेंबर चुने जाएंगे उसको डिसाइड करते हैं। अब देखिए, बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है यूनियन टेरिटरी का। तो देखिए दोस्तों, जो राज्यसभा का जो इलेक्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है? इनडायरेक्टली होता है। पहली बात तो जो इनका जो इलेक्शन होता है वो भी बता दिए किस तरीके से होता है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखिए, जितने हमारे कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 7 यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही से राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, वहीं से सिर्फ राज्यसभा के मेंबर जाते हैं। बाकी जो 5 यूनियन टेरिटरी, जैसे कि अंडमान निकोबार, दादर एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, ठीक है, इन सब, चंडीगढ़ हो गया, इन सब जगह से नहीं चुने जाते, क्योंकि यहाँ का जो पॉपुलेशन है इन यूनियन टेरिटरी का, जो 5 यूनियन टेरिटरी बच गए दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ के, वहाँ का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब इतना कम है कि वहाँ से राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चुना जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो अब क्लियर हो गया होगा यूनियन टेरिटरी से कहाँ से होते हैं? सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी से मेंबर इलेक्ट होते हैं राज्यसभा के लिए। अब देखिए, बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। तो जो प्रेसिडेंट है वो 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है। कहाँ पे? राज्यसभा में। और किस बेसिस पे? उनका जो भी स्पेशल नॉलेज होता है या फिर जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहता है। कहाँ पे? आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में या फिर सोशल सर्विस में। अब ऐसा क्यों किया जाता है, नॉमिनेशन क्यों किया जाता है प्रेसिडेंट का? जिससे कि जो भी स्पेसिफिक फील्ड के जो भी बढ़िया लोग हैं, जिनको जानकारी है, वो लोग भी राज्यसभा में मेंबर बन सकें, वो लोग भी अपनी बातों को रख सकें, वो भी अपने सुझाव दे सकें, वो भी डिस्कशन कर सकें। ठीक है, और मान लिया अब इलेक्शन होता है, ये लोग इलेक्ट ना हो पाए, इसलिए नॉमिनेशन वाला जो प्रोसीजर है इसको रखा गया। अब देखिए, एक बात नोट करिएगा कि जो अमेरिका का जो सीनेट है, अमेरिका का जो राज्यसभा है, वहाँ पे कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है। चलिए, अब बात करें कंपोजिशन किस तरीके से लोकसभा की होती है। अब इसके बारे में जानेंगे कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं। तो देखिए, जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है 552, जिसमें से जो 530 मेंबर कहाँ से चुने जाते हैं? स्टेट, मतलब राज्यों से चुने जाते हैं। और 20 मेंबर कहाँ से चुने जाते हैं? यूनियन टेरिटरी से। और जो 2 मेंबर हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी प्रेजेंट में टोटल 545 मेंबर हैं लोकसभा में, और जिसमें से 530 कहाँ से है? स्टेट से हैं, और 13 मेंबर कहाँ से हैं? यूनियन टेरिटरी से हैं, और 2 एंग्लो इंडियन मेंबर हैं जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं। अब देखिए, बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है स्टेट का? तो यहाँ पे जो लोकसभा होता है, लोकसभा के जो भी एमपी होते हैं, इनका इलेक्शन ये लोग डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। जैसे कि अभी हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाला है, तो हम लोग खुद ही वोट डालेंगे लोकसभा के सांसद को चुनने के लिए। ठीक है दोस्तों,
और इनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइन होती है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी रहती है। और इनका जो इलेक्शन किया जाएगा, इसमें वोट कौन लोग डालेंगे, इनका जो इनके इलेक्शन में जो लोग वोट डालेंगे वो लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल पे इनका इलेक्शन किया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए जो भी सिटीजन है इंडिया के जिनका जिनका उम्र जो है 18 साल से ऊपर है, वो सभी लोग क्या करेंगे, वोट डालेंगे। ठीक है, कहाँ पे, जो इलेक्शन जो होगा लोकसभा का। अब देखिए दोस्तों, ये जो एज है जो अभी 18 साल है, कभी 21 ईयर हुआ करती थी पहले शुरू में, जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था। इसको हमने 18 साल ले दिया, रिड्यूस किया। कब? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया हमने 1988 में, और ये शायद राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, उसी समय किया गया था। ठीक दोस्तों, तो ये अमेंडमेंट याद रखिएगा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। इसमें क्या किया गया, जो उम्र है उसको 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया वोटिंग का। देखिए दोस्तों, जो भी अमेंडमेंट आपको याद करनी है ना, जो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो उन्हीं को ज़्यादा जरूरी याद करना है। जैसे कि ये वाला हो गया, उसका जो 42nd अमेंडमेंट है, ठीक है। और फिर एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के लिए जो अमेंडमेंट किया गया था, उसके बाद पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी के लिए जो अमेंडमेंट किया गया, जो फिर उसके बाद देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट जो ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन वाला, ये सब अमेंडमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यही सब अमेंडमेंट अच्छे से आपको पता होने चाहिए, कब कौन सा एक्ट था, किस साल किया गया, ये सभी चीज़ें। अब देखिए बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन कितना होता है यूनियन टेरिटरी से। तो देखिए इन जो यूनियन टेरिटरी से जो इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा में, इन यूनियन टेरिटरी में भी क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है। ठीक दोस्तों, और कौन सा प्रोविजन है, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपुल एक्ट 1965 के हिसाब से किया जाता है इलेक्शन। अब देखिए दोस्तों, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर जो इलेक्ट मतलब नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। अब एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसके जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई एक अंग्रेज हो और एक कोई इंडियन हो, तो वो जो चाइल्ड जो पर्सन जो क्या कहलाएगा, एंग्लो इंडियन कहलाएगा। ठीक है, तो जैसा कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पाती है लोकसभा में, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इनको रिजर्वेशन, एक तरीके से इनको नॉमिनेशन दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये प्रोविज़न सिर्फ और सिर्फ पहले क्या किया गया था कि सिर्फ 1960 तक ही चलेगा, ये कहा गया था। लेकिन बाद में 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2009 में, उसमें ये जो 1960 जो था टाइम लिमिट, इसको बढ़ा के 2020 कर दिया गया। ठीक दोस्तों, चलिए हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन किस तरीके से होता है लोकसभा में, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब देखिए दोस्तों, क्यों लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है, ठीक है, और हर एक स्टेट में अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों बांटी गई, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे पहली बात ये की गई कि जो भी स्टेट हैं उस वहाँ पे जितने भी सीट हैं लोकसभा के, जैसे अगर मैं बात करूँ यूपी में 80 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में ही है। सेकंड नंबर पे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तीसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल में। तो चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वेस्ट बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट किसके पास है। तो देखिए जितने भी स्टेट हैं उनको जो भी लोकसभा का सीट जो दिया गया है, जितने नंबर दिए गए हैं कि, तो वो किसके रेशियो के ऊपर डिपेंड है, जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन और जो लोकसभा का सीट का जो रेशियो है, जितने भी स्टेट हमारे कंट्री में उनका रेशियो क्या रखा गया, सेम ही रखा गया। मतलब जहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा वहाँ से लोकसभा की सीट ज़्यादा, उस स्टेट से, जहाँ जिस स्टेट का पॉपुलेशन कम उस स्टेट से लोकसभा की सीट कम। तो देखिए लेकिन ये जो प्रोविज़न है वो ये उन स्टेटों के लिए अप्लाई नहीं होता है जिस स्टेट का पॉपुलेशन 6 मिलियन मतलब कि 60 लाख से कम है। अब चलिए हम आगे बात करेंगे, जितने भी स्टेट हैं वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किए गए हैं। अब ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इनका भी जो रेशियो है बिटवीन पॉपुलेशन और ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये इस तरीके से रखा गया है कि जो पूरा स्टेट है, जैसे कि यूपी की बात करें तो यूपी में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी, उस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉपुलेशन रहेगा हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो क्या रहेगा, इक्वल रहे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से रखा गया है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है दो चीज़ें आएंगी कि जो डिफरेंट स्टेट है वहाँ का रिप्रेजेंटेशन एक ही जैसा, मतलब जितने लोग रहेंगे जिस स्टेट में उतने ही रिप्रेजेंटेशन वहाँ से निकलेंगे। ठीक दोस्तों, और जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं हर एक स्टेट में, उनके पास भी उनका भी यूनिफॉर्मिटी रहेगी, वहाँ पे भी समानता रहेगा। अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं, ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी हमारा सेंसस जो आता है उस हिसाब से
हम जो भी सीट्स जो रहते हैं उनको घटाते बढ़ाते रहते हैं। चलिए बात करते हैं रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, मतलब जब जब सेंसस आया है तब तक हमने अपने लोकसभा की सीट को बढ़ाया है या उसको चेंज किया है, किस तरीके से चेंज किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी नया सेंसस आता है तो क्या किया जाता है कि रीएडजस्टमेंट किया जाता है। किस चीज़ का, जो सीट जो लोकसभा की जो है हर एक स्टेट से जो निकलती है सीट, उसको दोबारा से चेक किया जाता है कि क्या जो रिप्रेजेंटेशन है पीपल का, मतलब क्या जितने सीट हैं हर एक स्टेट में यूनिफॉर्मिटी उसी हिसाब से है कि जैसे मान लिया अगर 1 लाख लोगों पे अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए तो क्या पूरे स्टेट जितने भी स्टेट हमारे राज्य इंडिया में क्या हर जगह से इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको इसलिए जो है रीएडजस्टमेंट किया जाता है हर एक सेंसस। मान लीजिए किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ की सीट क्या की जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। और साथ ही जो भी डिवीजन किया जाता है ईच स्टेट में, हर एक स्टेट में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसको भी चेक किया जाता है। और देखिए पार्लियामेंट के पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो इस तरीके से चेंजेस कर सकती है। और पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, ये इसी डिलिमिटेशन कमीशन इसीलिए होता है जो एडजस्टमेंट किया जाता है लोकसभा के सीट का। तो कब कब किया है, 1952 में, 1962 में, 1972 में और आखिरी बार 2002 में किया गया था। उसके बाद देखिए तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, इसने क्या किया था, इसने रोक दिया था, ठीक है, कि एलोकेशन ऑफ सीट कब तक, 2000 तक, 2000 तक रोक दिया था। अब ऐसा क्यों, मतलब ये जो 96 अमेंडमेंट जब किया गया हमारे 1976 में जब 42nd अमेंडमेंट जब किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उस समय जो एलोकेशन ऑफ सीट था लोकसभा का, उसको जो 1971 में जितनी सीटें हर एक स्टेट की थी, भले ही पॉपुलेशन बढ़ गया हो, उतनी ही रखी जाएगी। कब तक, 2000 तक। ठीक है दोस्तों, तो कितने साल के लिए हो जाएगा, लगभग 25 सालों के लिए। अच्छा, मतलब ये जो बैन है इसको दोबारा से हमने एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, किसके द्वारा, 84th अमेंडमेंट किया हमने 2001 में, और इस बैन को बढ़ा के कितना कर दिया, कब तक कर दिया, 2026 तक कर दिया। अब इस तरीके से क्यों किया गया, तो अब देखिए इसके पीछे कारण भी है, वो भी अभी आगे मैं बताता हूँ। कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा होने लगेगा कि जो है जहाँ जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन वहाँ पे उतना ज़्यादा लोकसभा का सीट अगर मिलने लगेगा, तो हर एक राज्य चाहेगा, हर एक स्टेट चाहेगा कि वहाँ की पॉपुलेशन बढ़े। तो जो हम चाहते हैं कि हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल हो, पॉपुलेशन को घटाना चाहते हैं, आप खुद ही देखते हैं कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया है कि एक एक वैकेंसी निकलती है तो कितने कितने लाखों फार्म पड़ जाते हैं एक एक सीट के लिए। तो जिससे पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सके उसके लिए जो है इसको इस लिमिटेशन को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो 84th अमेंडमेंट किया गया था 2001 में, इसमें यह कहा गया कि जो गवर्नमेंट जो भी एडजस्टमेंट करेगी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो किसके बेस पे करेगी, 1991 के सेंसस पे करेगी, ना कि 2001 के सेंसस पे करेगी। उसका देखिए तो 87th अमेंडमेंट था 2003 में किया गया। इसमें क्या कहा गया कि जो भी डिलिमिटेशन किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, देखिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो जो डिलिमिटेशन जो किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो 2001 पे ना करके 1991 पे ना करके 2001 के सेंसस पे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे जो 84th अमेंडमेंट था, यहाँ पे कहा गया कि 1991 में किया जाएगा, 84th वाले अमेंडमेंट से 1991 के सेंसस पे, और 87 में कहा गया कि 2001 के सेंसस पे किया जाएगा। अब देखिए बात करेंगे रिजर्वेशन किस तरीके से होता है लोकसभा में, ठीक है, अब उसको देखेंगे। तो देखिए शुरू में यही कहा गया था कि जो भी रिजर्वेशन देंगे हम SC ST कम्युनिटी को, सिर्फ और सिर्फ 1960 तक ही देंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए ही रहेगा, लेकिन इसको हम लगातार हर बार 10-10 सालों के लिए बढ़ाते रहें। और आखिरी बार 95th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2009 में, और हमने इस रिजर्वेशन को बढ़ा के कब तक कर दिया, 2020 तक कर दिया। तो देखिए रिजर्वेशन में होता क्या है कि जो सीट जो रिजर्व रहेगी किसके लिए, किसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, लेकिन इसमें कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहता। इसमें जितने भी कम्युनिटी हैं, जो जनरल कम्युनिटी है, जो भी है, वो सब के सब भी वोटिंग डालेंगे। जो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या हो रहता था कि जैसे मान ली मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कहा गया था, तो मॉडली मिंटो रिफॉर्म एक्ट में, तो उसमें यह था कि मुस्लिम ही खड़ा होगा और मुस्लिम लोग ही वोट डालें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, SC ST कम्युनिटी का कैंडिडेट तो खड़ा होगा, लेकिन कोई भी चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, सभी लोग वोट डालेंगे।
ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो 84th अमेंडमेंट आया 2001 में, इसमें क्या किया गया, इसमें रिफिक्स किया गया जो भी रिजर्व सीट रहती है, ठीक है, किसकी, SC ST पॉपुलेशन की। उसका देखिए 87th अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, इसमें ये कहा गया, मतलब 84th में क्या किया गया था, जो रिजर्व सीट रहेगी वो किस बेसिस पे रहेगी, 1991 के सेंसस पे ही रिजर्वेशन हम लोग देंगे SC ST कम्युनिटी को। लेकिन 87th में कहा गया, 87th अमेंडमेंट एक्ट जब आया 2003 में, इसमें कहा गया कि 1991 पे ना देके हम लोग 2001 के सेंसस पे देंगे, ठीक है, रिजर्वेशन। अच्छा अब देखिए जो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो रहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफर वोट, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता है, यहाँ पे लोकसभा का क्यों डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है, अब इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो देखिए जो हमारा लोकसभा है वो पूरे टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। जो लोग हैं हमारे देश के, उनको रिप्रेजेंट कौन करता है, हमारा लोकसभा ही करता है, ठीक दोस्तों। तो देखिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर इलेक्ट होता है। तो आप कह सकते हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक एक मेंबर, जितने मतलब जितने कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगे हमारे देश में उतने उतने मेंबर इलेक्ट होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लोकसभा के कैंडिडेट। अब देखिए आगे बात करें। देखिए जो लोकसभा का जो इलेक्शन जो होता है, इसमें जो भी आदमी, ठीक है, जो भी कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा वोट पा जाता है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है इलेक्टेड, ठीक है, चाहे वो। और देखिए जो सिंपल मेजोरिटी सिस्टम है रिप्रेजेंटेशन का, इसमें पूरा पूरा इलेक्टोरेट नहीं आ पाता है। मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, जो माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, जो स्मॉल ग्रुप हैं, वो सब नहीं आ पाते। कब, जब हम लोग वो वाला करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम वाला। लेकिन यहाँ पे हर एक आदमी वोट डालता है, इसलिए ये वाला सिस्टम अपनाया गया। तो देखिए इसमें एक और बात कही गई कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इसका एम क्या रहता है कि जो भी डिफेक्ट रहता है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन को, उसको हटाया जाए। अब देखिए जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इसमें हर एक मेंबर को अपने जितनी उनकी प्रोपोर्शन में जितनी उनकी पॉपुलेशन रहती है उस हिसाब से उनको क्या मिलता है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है। यहाँ तक कि जो स्मॉलेस्ट सेक्शन रहता है हमारी सोसाइटी का, उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब देखिए जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और एक होता है लिस्ट सिस्टम। इंडिया में कौन सा हम अपनाते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, चाहे राज्यसभा का इलेक्शन हो, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन हो, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो हम लोग कौन सा अपनाते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, ठीक है। ये बात याद है, ये वाला सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम को हम लोग नहीं अपनाते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, उन्होंने कहा कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है वो हम क्यों जो है लोकसभा में नहीं अपना रहे हैं। इसके दो रीज़न हैं। क्योंकि देखिए जो हमारे जो वोटर हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपको सभी कैंडिडेट को वोट देना होता है, ठीक है। मतलब जितने कैंडिडेट रहेंगे किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो सिर्फ हम क्या करते हैं नंबर पे, मतलब उनका मेरिट पे उनको रख देते हैं, जैसे पहले पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन, चौथे पे कौन। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं, ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमने लोकसभा में इसको नहीं रखा। अब देखिए अनस्टेबिलिटी भी आ जाती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और ज़्यादा खुल जाती। अब देखिए आगे बात करें क्यों हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के डीमेरिट क्या है, ये भी बात बताया गया कि ये जो रहता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है। कौन सा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो हम राज्यसभा में अपनाते हैं और लोकसभा के लिए इसको नहीं रखे हैं। लोकसभा में हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है बाई इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं रहता। मान लीजिए कोई जो है मेंबर का डेथ हो जाता है, तब फिर वहाँ पे बाई इलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक दोस्तों। और जो भी कांटेक्ट रहता है बिटवीन वोटर और रिप्रेजेंटेटिव, उनके बीच का कांटेक्ट भी इसमें खत्म हो जाता है, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर ही तो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, इसलिए, ठीक है। उसका देखिए प्रमोट करता है माइनॉरिटी थिंकिंग ग्रुप को या फिर ग्रुप इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, कौन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। चलिए आगे बात करें। और इंक्रीज क्या करता है, पार्टी सिस्टम को, और डिक्रीज करता है किसको, वोटर को। क्योंकि देखिए वोटर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, उसमें तो जो इलेक्टेड मेंबर है वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखिए बात करेंगे ड्यूरेशन कितना होता है हर एक हाउस का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि अगर कोई
इंसान, कोई व्यक्ति एक बार राज्यसभा का मेंबर बन जाता है तो कब तक बना रहेगा राज्यसभा का मेंबर, या फिर लोकसभा का मेंबर बन जाता है तो कब तक लोकसभा का मेंबर बना रहेगा, उसके बारे में दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा राज्यसभा बना था ये पहली बार बना था 1952 में, और एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, मतलब ये कभी डिजॉल्व नहीं रहता, कभी भी डिजॉल्व नहीं होता इसका, कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता है, डिसोल्यूशन नहीं होता इसका, और ये एक परमानेंट बॉडी है कौन, राज्यसभा। और उसका देखिए इसके 1/3 मेंबर, मतलब 1/3 मेंबर हर दूसरे साल क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, हर दूसरे साल, ये बात याद रखिएगा। और जो जो सीट जो खाली हो जाती है उसको जब नया साल, जब जो अगला जो नया साल जो आएगा, जो तीसरा साल जो चालू जो होगा, तो उसको प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के द्वारा या फिर फ्रेश इलेक्शन के द्वारा उसको भरा जाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो भी मेंबर राज्यसभा से रिटायर होते हैं वो दोबारा से री इलेक्शन लड़ सकते हैं, या फिर उनका दोबारा से नॉमिनेशन हो सकता है, और चाहे जितनी भी बार हो, कोई लिमिट नहीं है उनके ऊपर कि हाँ 2 बार 3 बार ही होना चाहिए, चाहे जितनी बार भी उनका वो लोग दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, या फिर दोबारा उनका नॉमिनेशन हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं इनके टर्म, मतलब इनका ड्यूरेशन फिक्स नहीं किया गया है, ठीक दोस्तों। और ये सब जो ये किसके ऊपर छोड़ दिया गया था, पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया। तो उसके बाद देखिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ऑफ 1951। इसमें क्या बताया गया कि जो राज्यसभा रहेगा, राज्यसभा के जो मेंबर रहेंगे उनका जो टर्म रहेगा, उनका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो कितने साल के लिए रहेगा, 6 साल के लिए रहेगा। अब देखिए इस एक्ट में ये भी पावर दिया गया, किसको पावर दिया गया, प्रेसिडेंट को, कि वो किस तरीके से जो मेंबर हैं उनके टर्म को खत्म, मतलब कि किस तरीके से रिटायरमेंट वाला सुविधा प्रदान करेंगे, ठीक है, किस तरीके से रिटायरमेंट का प्रोविजन किस तरीके से बनाएंगे, और ये पावर किसको दिया गया, प्रेसिडेंट को दिया गया। तो देखिए जब पहला बैच जो था जो 1952 में, उसमें तो सभी लोग एक साथ चुन के आए थे, तो अगर सभी को अगर 6वें साल अगर रिटायर कर दिया जाता तब तो फिर दिक्कत हो जाती, तब तो पूरी राज्यसभा ही खत्म हो जाती। तो उस समय किया गया कि लॉटरी सिस्टम से 1/3 मेंबर को रिटायर किया गया। किस सिस्टम से, लॉटरी सिस्टम से, ये बात याद रखिएगा, लॉटरी सिस्टम से। उसके बाद देखिए ये जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट ऑफ 1951, इसमें प्रेसिडेंट को ये भी पावर दी गई है कि ये प्रोविजन बना सकता है किससे रिलेटेड, कि किस तरीके से रिटायरमेंट ऑर्डर होगा मेंबर ऑफ राज्यसभा का, किस तरीके से उनका रिटायरमेंट होगा। अब देखिए बात करेंगे ड्यूरेशन क्या होता है लोकसभा का। तो देखिए जिस तरीके से हमारा राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, लोकसभा हमारा परमानेंट नहीं होता, ये टेम्पररी हाउस है और ये डिजॉल्व हो जाता है, ये कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। जो इसका जो नॉर्मल टाइम पीरियड होता है लोकसभा को कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। और कब से इसके टाइम को जोड़ा जाता है, जिस दिन पहली मीटिंग होती है जनरल इलेक्शन के बाद, उससे 5 साल तक जोड़ा जाता है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखिए जो हमारा प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को किसी भी समय डिजॉल्व कर सकता है। मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट ने सरकार ने हाउस में कॉन्फिडेंस खो दिया, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो लोकसभा क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक दोस्तों। अब देखिए ये जो डिजोल्यूशन जो होगा ये कोर्ट में जाके इसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अब देखिए जो लोकसभा का जो टर्म है, जो ड्यूरेशन है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। कब बढ़ाया जाएगा, जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी, और इसको हम चाहे कोई टाइम ड्यूरेशन डिफाइन नहीं है, चाहे जब तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही साल के लिए बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए एक बात बोलूँगा, अगर 100 साल के लिए बढ़ाना हो तो 100 बार में 100 साल के लिए बढ़ जाएगा, मतलब एक बार में 1 साल बढ़ाए, फिर दूसरे साल के लिए दूसरी बार करेंगे, मतलब एक रेजोल्यूशन पास करना मतलब बताना पड़ता है जब नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी तब उसी समय होगा। लेकिन देखिए जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो ये जो एक्सटेंशन जो हमने किया है, जो बढ़ाया है टाइम ड्यूरेशन लोकसभा का, वो 6 महीने के बाद ही क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, मतलब हमारी लोकसभा तुरंत फिर डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करेंगे मेंबरशिप जो होता है, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, किस तरीके से कौन से पर्सन पार्लियामेंट के मेंबर बन सकते हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों जो सबसे पहला बात है वो ये है कि उसको सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक दोस्तों। उसके बाद देखिए उसको और क्या करना चाहिए, उनको देखिए जो इलेक्शन कमीशन है ओथ भी दिलाता है। अब क्या ओथ दिलाता है कि ये फेथफुल रहेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति, और ये जो हमारी जो सॉवरेनिटी है और जो इंटीग्रिटी है हमारे देश की, सॉवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता और इंटीग्रिटी मतलब होता है अखंडता, उसको ये लोग बनाए रखेंगे। अब देखिए आगे बात करूं मैं, तो अगर राज्यसभा के लिए इलेक्ट होना है तो
इनकी जो एज होती है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 30 साल से ज़्यादा उम्र होना चाहिए। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। और लोकसभा के लिए इनकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर से ज़्यादा, 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलिए, आगे बात करते हैं। और ये और भी मान ली कोई अदर क्वालिफिकेशन अगर पार्लियामेंट अगर बना देता है, कह देता है होना चाहिए, तो उसको भी वो भी क्वालिफिकेशन इनके पास होना चाहिए। अब देखिए जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो दिया गया हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। तो देखिए ये दो एक्ट हैं, एक है 1950, एक है 1951। 1951 उनके लिए जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, और जो 1950 वो किसके लिए है? वो है वोटर्स के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो भी पर्सन जिस भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, उसको उस स्टेट का क्या होना चाहिए? एक रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए। अगर बात करें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए ही, अब देखिए अगर राज्यसभा के इलेक्शन के लिए बात करें तो उसको जो है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए उसका जो है इलेक्टर में, देखिए 2003 में क्या किया गया था कि ये जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टर होना चाहिए, इस प्रोविजन को हटाया गया था, ठीक है, डिस्पेंस कर दिया गया था। और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजन को वैलिड करार दिया था। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए उसको जो है मेंबर हो जाए किसका? शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, किसका? जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से वो इलेक्शन लड़ना चाहता है। कब? जब वो सीट जो है रिजर्व किया जाता है SC/ST कम्युनिटी के लिए, तभी। अगर मान लीजिए SC/ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व नहीं किया जाता है तो वो चाहे किसी भी जाति का हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से होता है। मतलब मान लीजिए कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो चाहे राज्यसभा का हो या फिर चाहे लोकसभा का हो, वो कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो सबसे पहली बात यह है कि अगर वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक दोस्तों, लेकिन मिनिस्टर वाले पद को छोड़ के, अगर वो मिनिस्टर बना तो अलग बात है, मिनिस्टर से अलग कोई पद अगर वो ग्रहण करता है तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो कोई अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि मेंटल ना हो जाए, पागल ना हो जाए वो, ठीक है, उसका दिमाग सब अच्छे से काम कर रहा हो। और दोस्तों ये वाली प्रोविज़न आप अच्छे से समझ लीजिए, मुझे लगता है आप शायद समझ नहीं आया होगा। ये जो है यहाँ पे जो बात जो कही गई थी कि ही मस्ट बी एन, ये पहले वाले प्रोविज़न में कि इनको जो इलेक्टर होना चाहिए उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का, मतलब इनको वोटर होना चाहिए वहीं का, जब वो वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जिस स्टेट से। तो इस बात को ख़त्म कर दिया गया था 2003 में, मतलब इस चीज़ को डिसबैंड कर दिया गया था। मतलब कोई भी पर्सन किसी भी स्टेट का हो वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। और इसको 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था। पहले ये वाला प्रोविज़न था कि उसी स्टेट का होना चाहिए, मतलब उसी स्टेट का रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए, वोटर होना चाहिए वो पर्सन जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, लेकिन अब वो प्रोविज़न नहीं है। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं। मुझे लगा शायद आपको शायद समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मैं भी एक्चुअली चैप्टर इतना लंबा है, सोच रहा हूँ जल्द से जल्द खत्म हो जाए, इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाने के चक्कर में जो है कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं। तो चलिए तो उसका देखिए, हाँ ये कह रहा था मैं कि वो क्या है, वो पागल, मतलब उसका दिमाग सही हो और ये कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया। अगर मान लीजिए कोई पागल आदमी है, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हुआ है, तब तो पता चलेगा जो भी डिसीजन या जो भी वोटिंग वगैरह होती है पार्लियामेंट में, उसका दिमाग ही नहीं काम करेगा, किसको वोट दे क्या करे। तो देखिए अगर मान लीजिए कि वो दिवालिया हो गया हो, ठीक है, तब भी जो है उसका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उससे जो है उससे वो पद छीन लिया जाएगा, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर चाहे लोकसभा का हो, वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर मान लीजिए जो भी पर्सन इलेक्ट हुआ है वो सिटीजन ना हो इंडिया का, या फिर वो मतलब वॉलेंटरी रूप से सिटीजनशिप इंडिया का एक्वायर, मतलब सॉरी कहाँ का सिटीजनशिप एक्वायर कर ले, फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर कर ले। तो आपको भी पता है अगर हमारे देश में कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन दूसरे देश का सिटीजनशिप जैसे ही एक्वायर करेगा, लेगा, वैसे ही उसकी इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सब प्रोविज़न है जिसके दम पे वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एक और है, अगर मान लीजिए कोई लॉ बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, अगर उस लॉ के ऊपर उस लॉ के हिसाब से अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है, तब भी वो पर्सन क्या हो जाएगा? लोकसभा या राज्यसभा से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह जाएगा। अब देखिए ये सब बातें थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई थी। अब हम बात करेंगे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का, उसमें कौन कौन से डिस्क्वालिफिकेशन के रूल हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए कि उसने कोई इलेक्शन में करप्शन किया हो, ठीक है, कोई घपला किया हो,
और इलेक्शन कमीशन को पता चला तब भी उसका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो पद है वो खत्म हो जाएगा। या फिर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा साल तक जेल काट के आ रहा हो, ठीक है, तब भी जो है, लेकिन ये डिटेंशन मतलब पूछताछ हो रहा है उसके साथ, तो वो नहीं माना जाएगा। जब उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इनको इम्प्रिजनमेंट हो जा रही है 2 साल, 2 या 2 से ज़्यादा साल, जैसे कभी लालू प्रसाद यादव जी को हो गई है, चारा घोटाला उन्होंने किया था, तो अब वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। या फिर मान लीजिए कि जो भी इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं उसको वो जो है टाइम पे नहीं दे पाता है, ठीक दोस्तों, तो वो भी जो है तो भी वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाए। मतलब ये हुआ कि वो कितने रुपए अपने इलेक्शन के कैंपेन में खर्च कर रहा है, ठीक है, अगर वो उसको खोल के इलेक्शन कमीशन को नहीं बताता और बाद में इलेक्शन कमीशन को पता चला, जो पॉइंट नंबर 3 उसी को समझा रहा हूं मैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि वो जो पर्सन है अगर कोई गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में या किसी वर्क या सर्विस में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, तब भी वो पर्सन क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अगर वो होगा तब। उसके बाद देखिए, अगर वो किसी ऑफिस का या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मैनेजिंग डायरेक्टर है या एजेंट है, या फिर किसी कॉरपोरेशन में उसका जो है कितना 25% शेयर से ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर होगा तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब मान लीजिए वो पर्सन जो है किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से करप्शन या फिर डिसलॉयल्टी के लिए उसको डिसमिस ना किया गया, अगर डिसमिस किया गया होगा उसको, मतलब अगर वो कभी पहले जो है करप्शन या डिसलॉयल्टी के लिए के जुर्म में उसको किसी पद से, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस इंस्पेक्टर ही रहा हो वो, ठीक है, उसको कोई करप्शन करते पकड़ लिए हो और उसको डिसमिस कर दिया गया हो, तो वो जो पर्सन है वो कभी भी अब इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि अगर वो पर्सन जो है 2 गुटों के बीच में लड़ाई या झगड़ा या दंगा फसाद करवा रहा है, तब भी वो पर्सन जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर वो पर्सन जो है अनटचेबिलिटी, दौड़ी मतलब दहेज या फिर सती, इन सब चीज़ों को अगर बढ़ावा दे रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है, तो भी वो पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब उसकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बनने का मतलब वो नहीं बन सकता है, ठीक है, बना भी रहेगा तो उसको जो है अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, अगर इस पे कोई बात उठे कि क्या मतलब कौन डिसाइड करेगा कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये सही होगा कि नहीं होगा, कौन चेक करेगा, ये चेक करेगा प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा इस पे डिस्क्वालिफिकेशन पे वो फाइनल रहेगा, ठीक है दोस्तों। और जो प्रेसिडेंट है, इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, उसका ओपिनियन, उसका सुझाव ले सकता है, उसका सलाह ले सकता है, या फिर इलेक्शन कमीशन के हिसाब से काम कर सकता है। अब देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन बात करेंगे, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, अब ये क्या है, हमारे 10th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ। तो दोस्तों देखिए, जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ये क्या है, देखिए हमारे यहाँ 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1985 में। इसमें ये कहा गया था जो है दल बदल अधिनियम, मतलब इसमें क्या था कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है, अगर वो अपनी पार्टी के विरुद्ध जाके वोटिंग देता है, वोट डालता है, तब वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि क्या होता था कि इससे पहले जो एमपी होते थे, लोग क्या करते थे, जो भी हमारे लीडर्स होते थे, वो लोग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उन्हीं को खरीद के गवर्नमेंट बना लेते थे, ठीक है, जिससे कि जो है जिससे जो गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट को पैसे के दम पे गिरा भी देते थे, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो लोग अपने ही पार्टी के विरुद्ध जाके वोट डाल देते थे, ठीक है। तो देखिए, और इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर भी, तो वहाँ पे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। बस आप इतना जानिए कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का, वहाँ पे एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के बारे में लिखा हुआ है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में है, ठीक है, 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान दिया गया है। अब देखिए किस बेसिस पे होता है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, वो जिस पार्टी के टिकट पे वो इलेक्ट हुआ है किसी हाउस, मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं कि अभी जैसे अरुण जेटली जी हैं, वो बीजेपी के टिकट पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। अब वो क्या करेंगे, बीजेपी को छोड़ दें तो उनकी जो मेंबरशिप है वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद और आगे बात करें, अगर वो जो है जिस दिन उनकी पार्टी उनको वोटिंग के लिए बुलाई या फिर वो अब्सेंट हो जाते हैं उस दिन, तब भी क्या होगा, वो जो है
डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड है, मतलब कि वो किसी पार्टी से उसका संबंध नहीं है, और अगर वो किसी नई पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। किस लॉ पे? एंटी डिफ्लेक्शन लॉ पे ही बात हो रही है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ वाली ही बात। चलिए आगे बात करते हैं। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है 6 महीने बाद, देखिए जिस दिन वो पर्सन जो है नॉमिनेट हुआ 6 महीने के अंदर अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो कोई बात नहीं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर 6 महीने बाद अगर ज्वाइन करेगा तब वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो देखिए ये जो है डिस्क्वालिफिकेशन ने कहाँ दिया गया, वही बातें जो हमारे 10th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वहीं पे रखा गया है। और ये जो अगर कोई सवाल उठेगा, कोई क्वेश्चन उठेगा कि कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा, उस पर ये वाला 10th शेड्यूल वाला केस बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन। अगर राज्यसभा की बात है तो चेयरमैन राज्यसभा का, और अगर लोकसभा की बात है तो स्पीकर लोकसभा का, ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ आप देखिए प्रेसिडेंट नहीं करेगा, नॉट बाय द प्रेसिडेंट। उसका देखिए इन 1992 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो चेयरमैन और स्पीकर का जो डिसीजन है इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। उससे पहले नहीं होता था, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। ठीक दोस्तों, अब बात करेंगे वैकेटिंग ऑफ सीट, मतलब कि कब ऐसा होगा कि जो इनकी सीट है वो खाली हो जाएगी। तो जो सबसे पहला प्रोविजन है वो है डबल मेंबरशिप के बारे में। अभी डबल मेंबरशिप क्या है? कोई भी पर्सन वो जो है दोनों ही हाउस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रह सकता एक ही समय में, ठीक है। उसको एक ही जगह में, वो चाहे लोकसभा में बना रहे या फिर राज्यसभा में बना रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए जो सबसे पहला प्रोविजन है, और ये कहाँ पे दिया गया है? हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है 1951 का, वहाँ पे डिफाइन है ये सब चीज़ें। तो देखिए ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई पर्सन इलेक्ट हो जाता है दोनों ही हाउस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको विद इन 10 डेज के अंदर ही उसको जिस हाउस से वो चाहता है सर्व करना, उस हाउस को छोड़ के जो दूसरा वाला हाउस है उसकी सीट को उसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो गया है, तो अगर वो चाहता है लोकसभा में रहना तो राज्यसभा को छोड़ दे, अगर वो चाहता है राज्यसभा में रहना तो लोकसभा को छोड़ दे 10 दिन के अंदर अंदर। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे मैं बात करूं, अगर मान लीजिए कि अगर वो 10 दिन के अंदर दोनों में से कोई भी सीट को नहीं छोड़ता है, तो उसकी जो राज्यसभा वाली जो सीट है उसको वैकेंट कर दिया जाएगा, उसको खाली कर दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो पर्सन है, जो जब वो लोकसभा में जब चुन के जब आता है तो वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होके आता है, हमारे सिटीजन के, हमारे नागरिकों के द्वारा। लेकिन राज्यसभा में तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा आता है ना, तो इसलिए जो है लोकसभा वाली सीट उसकी बचेगी और राज्यसभा वाली खत्म हो जाएगी अगर वो 10 दिन के अंदर डिसाइड नहीं करता है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए कोई सीटिंग मेंबर है एक हाउस का, मतलब वो एक हाउस में बना है, ठीक है, एक हाउस में है, वो मेंबर एक हाउस का है, और वो इलेक्ट हो जाता है दूसरे हाउस का मेंबर, तो जो उसका जो पहले हाउस का जो मेंबरशिप था वो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अगर कोई पर्सन एक ही हाउस में, लोकसभा में एक मान लीजिए दो सीट पे चुन लिया जाता है, जैसे कि हमारे मोदी जी जो थे वो 2 जगह से लड़े थे ना इलेक्शन, एक वडोदरा से और एक बनारस से, और वो दोनों ही जगह से इलेक्ट हो गए थे, तो उनको जो है एक ही ऑप्शन को उनको चुनना पड़ेगा, ठीक है, एक ही सीट को चुनना पड़ेगा और एक सीट को उनको खाली करना होगा। और इनको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आपको इतने दिन में आपको दोनों में से एक सीट को छोड़ देना। अगर वो पर्सन दोनों में से किसी भी सीट को नहीं छोड़ता तो उनकी जो दोनों ही सीट है ना, वो दोनों ही सीट उनकी चली जाएगी। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो स्टेट लेजिस्लेचर से इलेक्ट होकर आ जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे, तो क्या होगा? तो देखिए अगर वो 14 दिन के अंदर अगर स्टेट लेजिस्लेचर वाले सीट से अगर वो रिजाइन नहीं करते हैं तो उनकी जो पार्लियामेंट वाली जो सीट है उसको क्या, उसको खाली कर दिया जाएगा, उसको वैकेंट कर दिया जाएगा। अब देखिए बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के तौर पे। तो अभी आपने देखा कि ऊपर कई ढेर सारे प्रोविजंस थे, ठीक है, जिसके द्वारा जो है उनका मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन हो जा रहा है, जैसे कि एंटी डिफ्लेक्शन लॉ जो कि हमारा 10th शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा अमेंडमेंट था वो? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। अब मान लीजिए कोई रिजाइनेशन दे देता है, तो कोई भी मेंबर अपना रिटेन रिजाइनेशन दे सकता है, कहाँ पे?
अगर राज्यसभा में देगा तो किसको देगा, चेयरमैन को, और अगर लोकसभा में देगा तो किसको देगा, स्पीकर को। अब देखिए जो ये जो रेजिग्नेशन जो होगा, ये एक्सेप्ट करना या ना करना ये चेयरमैन और स्पीकर के ऊपर है, ठीक है। अगर चेयरमैन या स्पीकर चाहेगा एक्सेप्ट करना तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों, मान लीजिए उसके ऊपर कोई दबाव डाल के उसे ज़बरदस्ती उसको जो है ऐसा करने के लिए कह रहा हो, तो इसलिए इस तरीके से किया जाता है। अब देखिए दूसरा क्या बात है कि अगर मान लीजिए कोई मेंबर, ठीक है, किसी भी हाउस का, दोनों में से किसी भी हाउस का, वो 60 डेज तक बिना किसी परमिशन के एब्सेंट रहता है, तो उसका जो मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अदर केसेस क्या हैं कि जब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसकी सीट वैकेट हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अगर कोई पर्सन का जो इलेक्शन जो हुआ उसको गलत तरीके से, मतलब ये कहा जाए कि उसका जो इलेक्शन हुआ है वो गलत तरीके से किया गया है, ये कौन डिसाइड करे, कोर्ट के द्वारा कहा जाए। अगर उसको हाउस से बाहर निकाल दिया जाए, एक्सपेल्ड कर दिया जाए। अगर वो पर्सन इलेक्ट हो जाता है किसके लिए, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए, या फिर अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पर्सन है वो चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ठीक है, उसका कोई दोनों के लिए ही ये नियम है। अगर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्या बन जाता है, किसी स्टेट का गवर्नर अपॉइंट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर कोई डिस्क्वालीफाइड पर्सन है वो इलेक्ट हो जाता है पार्लियामेंट में मेंबर के तौर पे, ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है कि इसके इलेक्शन को मतलब गलत तरीके से खत्म कर दिया जाए। ये जो मैटर कौन डील करेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है 1951 का, और ये मैटर कहाँ पहुँचेगा, हाई कोर्ट के पास पहुँचेगा, और हाई कोर्ट देखेगा कि ये जो है डिस्क्वालीफाइड होगा कि नहीं होगा, जो कैंडिडेट इलेक्ट हुआ है। ठीक दोस्तों, उसके बाद देखिए अगर मान लिया हाई कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में। चलिए बात करते हैं ओथ और अफर्मेशन की। तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, उनको क्या लेना पड़ता है, ओथ और अफर्मेशन। ओथ किसके लिए, जो लोग भगवान को मानते हैं, अफर्मेशन किसके लिए, जो लोग नास्तिक होते हैं, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन दिलाता है इनको ओथ या अफर्मेशन, प्रेसिडेंट दिलाएगा, या फिर कोई और पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया हो इस काम के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये बात। तो लोग क्या कसम खाते हैं, क्या ओथ लेते हैं कि ये फेथफुल रहेंगे, एलिजियंस रहेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति, ये अपहोल्ड करेंगे सॉवरेनिटी और जो है इंटीग्रिटी है इंडिया की उसको, उसके बाद ये अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करेंगे। अब देखिए एक और बात, जब तक कोई पर्सन ओथ नहीं लेता है, ठीक है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब तक ओथ नहीं ले लेता है, तब तक वो जो प्रोसीडिंग है किसी भी हाउस की उसमें ना ही वोट कर सकता है, ना ही उसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। ठीक दोस्तों, और ना ही वो एलिजिबल है जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज मिलती हैं। अच्छा, अब देखिए एक पर्सन के ऊपर पेनल्टी भी लग जाएगा 500 रुपये का हर दिन के लिए, और वो कौन सा कंडीशन है, अब उसको देखिए। और ये जो 500 रुपये एक एक दिन के लिए लगेगा, ठीक है, मतलब 2 दिन के लिए कितने हो जाएंगे, 100, मतलब 1000 रुपये, 500 पहले के लिए 500 दूसरे के लिए। अब ऐसा कैसे, अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो बिना ओथ लिए, ठीक है, जिस तरीके से ओथ मतलब दिलाना है उस ओथ को बिना लिए ही वो क्या कर रहा है, जाके हाउस में जाके बैठ रहा है, वोट डाल रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगी, पेनल्टी लगी, और जितने दिन बैठा उतने दिन के लिए 500 रुपये लगेगी। अब उसके बाद देखिए जब ऐसा होगा कि उसको पता है कि वो क्वालिफाइड नहीं है और वो डिस्क्वालीफाई कर चुका है अपने मेंबरशिप को, तब भी जाकर ज़बरदस्ती बैठ रहा है, तब भी उसके ऊपर 500 रुपये हर दिन के लिए फाइन लगेगा। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए कि उसको पता है कि उसकी जो सीटिंग है और जो वोटिंग राइट है उसको खत्म कर दिया गया है, उससे वो अधिकार छीन लिया गया है पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा, तब भी वो जाके वोट डाल रहा है और पार्लियामेंट में जाके बैठ रहा है, सीटिंग उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसके काम में, तो भी उसके खिलाफ 500 रुपये पर डे के रूप में फाइन लगेगा। अब देखिए सैलरी और अलाउंस की बात करें तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, दोनों ही हाउस के, इनको जो भी सैलरी मिलती है, जो भी अलाउंस मिलते हैं, वो कौन डिटरमाइन करता है, हमारा पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो पेंशन जो मिलती है उसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट ने प्रोवाइड किया पेंशन का प्रोविज़न, ठीक है, अपने मेंबर्स को।
ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कोई भी प्रोविजन नहीं था कि जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो लोकसभा के जो मेंबर हैं और जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं, उनको जो है वो दिया जाए, क्या नाम है, पेंशन दिया जाए। इसको जो है हमारी पार्लियामेंट ने बाद में पास किया है। तो देखिए 1954 में जो पार्लियामेंट है इसने सैलरी अलाउंस और पेंशन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट बनाया, ठीक है। अब उसका 2010 में इनकी जो सैलरी थी उसको 16,000 से बढ़ा कितनी कर दी गई, 50,000। और इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस थे वो उसको 20,000 से बढ़ा के 45,000 पर मंथ कर दिए गए। और इनकी डेली अलाउंस को बढ़ा के 1,000 रुपये से बढ़ा के 2,000 रुपये कर दिए गए। तो दोस्तों ये सैलरी के बारे में इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी सैलरी, बस आप इतना जानिए कि इनको जो सैलरी जो मिलेगी वो कौन डिसाइड करेगा। अगर आप बताना चाहते तो आप गूगल करके ये बताइएगा कि अभी आज के डेट में जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है और जो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, जो स्पीकर है लोकसभा का और जो डिप्टी स्पीकर है लोकसभा का और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी सैलरी कितनी है, ये आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से किसकी सैलरी कितनी होगी, कौन डिटरमाइन करेगा। अब जो हमारा जो अगला जो लेक्चर जो होगा वो रहेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में। ये पढ़ेंगे कि कौन जो है, जैसे लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, जब लोकसभा में जब काम चलेगा तो कौन उस हाउस को प्रिसाइड करेगा, और राज्यसभा में कौन प्रिसाइड करेगा, क्या उनका टेन्योर होता है, उनका इलेक्शन किस तरीके से होता है, और जब वो एब्सेंट रहेंगे तब कौन उस हाउस को प्रिसाइड करे। मान ली लोकसभा में स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है और स्पीकर एब्सेंट है तो उस समय कौन प्रिसाइड करेगा हाउस को। तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों अब हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, क्योंकि देखिए लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। और देखिए लंबे लेक्चर्स में क्या होता है कि आपको भी बोरियत महसूस होने लगती है, और आप भी देख रहे होंगे कि मेरा गला जो है एक्चुअली बैठ गया है आज। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लिए चैनल को, और हाँ शेयर भी ज़रूर करिएगा, जिससे कि और भी जो मेरे भाई बहन हैं उनकी मदद हो जाए। और देखिए प्रीलिम्स का डेट नज़दीक आते जा रहा है, तो आप अपने पूरे ताकत के साथ, अपने जोश के साथ जुड़ जाइए और इस बार प्रीलिम्स को क्रैक करके आप जो है इस बार जाके मेंस एग्ज़ाम दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।